साहित्यिक यात्रा के सहयात्री। उनमें से कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कोई उम्र में, कोई अनुभव में, कोई बहुत कुछ आज अपने बारे में सुनने को मिला। ये जब किताब आई तो बड़ी मिली जुली सी फीलिंग्स हैं आज मेरे मन में। मुझे ये एहसास है और कुछ मेरे जो बहुत अंतरंग मित्र हैं जो सीधी सीधी बात कह सकते हैं, उन्होंने इस बात को रेखांकित भी किया कि मैंने कितना कम लिखा है, कितने सालों के बाद ये किताब आई और मुझे और अधिक लिखना चाहिए, आगे लिखना चाहिए था, अभी तक भी लिखना चाहिए था। ये सब बातें मेरे जहन में हैं और इन कहानियों के ऊपर जो टिप्पणी की उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जैसा कि कहा कि हर जो पाठक है वो कहानी को अपनी तरह से पढ़ता है और उसका भी उसमें कुछ ऐड हो जाता है। तो ये बात मैं अभी यहाँ पर छूना नहीं चाहती हूँ कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्यों लगी, क्या इनमें कमियां हैं, इन बातों को मैं अभी छोड़ देती हूँ। जो चीज़ मुझे कहना चाहती हूँ मैं आज, वो ये है कि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया था और आज 40 सालों के बाद जब आजकल के युवा लिख रहे हैं तो समय में बहुत बहुत अधिक अंतर आ चुका है। उस समय कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी बातें जो एक लेखक को परिभाषित करती थी, उसकी सोच को परिभाषित करती थी, वो बहुत स्पष्ट और सीधी थी। इतनी अधिक चॉइसेस नहीं थी हमारे पास। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं BA पार्ट 2 में पढ़ती थी, हम लोग यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए शिमला आए मंडी से। तो उस टीम में मुझे पोएटिक सिंपोजियम में हिस्सा लेना था और जो शिमला का STB कॉलेज है उसमें मेरे ही मित्र थे, अरविंद रंजन जो हैं अभी, और देवेन थे और लोग थे। तो उन लोगों ने हमें बस स्टैंड पर रिसीव किया। तो जब रिसीव किया उनको पता लगा कि ये लड़की जो है ये कविता पढ़ेगी, तो अरविंद मेरे पीछे पीछे आए और मुझे कहने लगे, पहला प्रश्न उन्होंने किया, आप कौन से वाद में कविता लिखते हैं, प्रगतिवाद में या छायावाद में? तो उस वक्त मुझे मतलब ऐसे जैसे धक्का सा लगा कि जब मैंने ये कविता लिखी तो ना मेरे मन में प्रगतिवाद था ना छायावाद था। तो मैं उनके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँ कि मैं कौन से वाद में कविता लिखती हूँ? मैंने तो ये लिखा था सीधा सीधा कि मैं एक सीधा साधा बांस हूँ और जब तुम मुझे छूते हो तो मुझ में एक अस्फुट संगीत उत्पन्न होता है और वही संगीत मुझे परिभाषित करता है। एक बहुत ही इनोसेंट छोटी सी एक फीलिंग थी, निर्दोष सी, जो कविता मैंने यूथ फेस्टिवल में भी पढ़ी थी और बाई चांस मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया था। लेकिन उसको जब मुझे लगा कि वो कविता लोगों ने सराही, उनको अच्छी लगी, तो कहीं मेरे मन में ये निश्चित कर लिया मैंने कि शायद बाद में बंधने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं प्रगतिवाद चुनूँ या छायावाद चुनूँ, ये मेरे लिए कोई इतने बड़े प्रश्न नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे ये साफ साफ कहना चाहती हूँ कि इस प्रश्न ने मुझे वहीं नहीं छोड़ा, लगातार मेरा पीछा किया, लगातार पीछा किया। जब मुझे लगता था कि लोगों को मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं, तब भी कुछ लोग ऐसे थे कि ये छायावादी कविताएं हैं और ये महादेवी वर्मा की तरह लिख रही हैं, या ये बहुत ही आत्म केंद्रित हैं, ये आत्मपरक रचनाएं हैं। और कुछ लोग थे जो मतलब कह रहे थे, और फिर मैं दुविधा में रहती थी कि मैं अब कैसे बदलूं। तो फिर मैंने कुछ और तरह की कविताएं लिखी और जो दूसरे साथी थे फिर उन्होंने ये कहा कि ये कविताएं बहुत ही सायास रचनाएं लगती हैं, ये मतलब इनमें प्रयत्न करके ये लिखा हुआ है, ये इसमें सहज नहीं है, ये आप नहीं हो। तो जो मेरे आजकल मुझसे जूनियर हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज सुबह मेरे मन में ना एक बात कौन रही थी, एक फ्रेज जैसा कि हम कहते हैं कि सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की परख कर लो भाई, पहले कुछ भी काम करना हो तो मिट्टी की परख करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें अपने अंदर जो मिट्टी है, जहाँ से ये कविताएं और कहानियाँ उगती हैं, उस मिट्टी
परख करनी चाहिए कि उसमें क्या उग सकता है। आपको पता है फूल रेगिस्तान में भी उगते हैं, रेतीली धरती में भी उगते हैं, कैक्टस बड़े खूबसूरत कैक्टस उसमें उगते हैं। फूल जो है वो पानी में भी उगते हैं और वो नरम ज़मीन में भी उगते हैं, आर्द्र ज़मीन में भी उगते हैं, जहाँ रेतीली ज़मीन है और काली ज़मीन है वहाँ भी उगते हैं। तो फूल जो है माने रखता है उसकी खूबसूरती, उसकी जो एक ओरिजिनलिटी है, उसका अपना जो रूप है। तो हम जब भी लिखे, मैंने अपने लिए ये निचोड़ निकाला अब 70 साल की इस उम्र में कि जाने दो इन सब बातों को कि क्या विचारधारा है, कहाँ कौन लिख रहा है, क्या है, क्योंकि जो मनुष्य और मनुष्यता है वो तो हम सबका ही सरोकार है, उसके बाहर तो हम कभी जा ही नहीं सकते। जो छायावादी लोग थे वो भी मनुष्य विरोधी नहीं थे, जो प्रगतिवादी थे वो बहुत ही स्पष्ट रूप से मतलब उसके हामी भरने वाले लोग थे और ये कहने वाले लोग थे। लेकिन सबसे सब कुछ नहीं सधता है, आप उतना ही साधो, उसको ही साधो जो आपके वश में होता है या जो आपकी तासीर को, आपकी प्रकृति को उसके अनुरूप होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना इधर के ना उधर के। तो ये जो मिट्टी अपनी पहचानो, उसकी तासीर पहचानो और बढ़िया से बढ़िया लिखने की कोशिश करो। उसके अंदर से आप जो कुछ निचोड़ सकते हो, सुर्ख लाल चटक रंग या खूबसूरत धवल सफेद रंग, कुछ भी चुन सकते हो, कुछ भी निचोड़ सकते हो, उसको पूरी तरह से निचोड़ने की कोशिश करो। वो फूल जो आपकी एक रचना है वो सुंदर से सुंदर होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धरती और किसी भी तासीर से उगा हुआ फूल हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं आज लिखना शुरू करती, अगर 40 साल फिर आगे आ जाते, तो मेरे सामने कौन से एडवांटेजेस थे और कौन से डिसएडवांटेजेस। कभी कभी तो लगता है आज मैं पैदा नहीं हुई होती एज लेखक के रूप में, अगर मैं आज लिखना शुरू करती तो मेरे सामने बहुत ही चॉइसेस मुझे अवेलेबल होती। मुझे लगा आज का समय ऐसा है कि जो बहुत ही तंग सीखचों में रचनाओं को नहीं बांधता, बहुत कुछ को हम स्वीकार करते हैं। हर तरह का लिखने की हमें स्वतंत्रता है और हर तरह का लेखन जो है वो आज स्वीकार्य है। उस समय शायद हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, हमें अपनी प्रतिबद्धता को जैसे एक तरह से स्टैंप लगा करके कहना ही था कि मैं प्रगतिवादी हूँ या मैं छायावादी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ये तो काश की पंक्ति है कि ये जो है ये ढुलमुलपन जो होता है ना कि हम इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, ये बिल्कुल ही एक तरह से खाई जाती है बात, ये चलती नहीं। लेकिन कहीं मेरे अंदर कोई चीज़ है जो ये कहती है कि इस देश में मध्य मार्ग भी एक बहुत अधिक प्रचलित मार्ग था। मध्य मार्ग का मतलब है कि ना आप बाएं देखो ना दाएं देखो, अपना भी आपका एक रास्ता हो सकता है और उस पर भी आप निष्कंटक चल सकते हो। तो आज अगर मैं लिखना शुरू करती तो मेरे पास बहुत चॉइसेस होती और बहुत, मैं एक बताती हूँ अपना उस समय का अनुभव कि हमारे लिए बहुत कठिन होता था पाठक तक पहुँचना। इतने साधन नहीं थे जितने आज आपके पास हैं कि बटन दबाया, अपनी कविता उसमें आपने लोड की और पता नहीं कितनी जगह तक वो पहुंच गई, कितने लोगों ने पढ़ ली। उस समय ऐसा नहीं था। किताब छपे, हमारी कविता कोई पढ़े, उस पर कोई सिर हिला के हाँ या ना में कोई जवाब दे, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती थी। तो एक तो अच्छा हुआ उस बात का कि हमने मेहनत करनी सीखी और हर रचना से हम खुश नहीं हो जाते थे, मतलब उसके ऊपर मेहनत करना समझते थे कि की जानी चाहिए, क्योंकि आजकल नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास जो इतनी सुविधा मिल गई है, आपके पास भी एक कठिनाई है। वो आपके सामने कठिनाई ये है कि आपके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बहुत कंपटीशन है और आप एक छोटे से सर्कल में तो एकदम से मान लिए जाते हो, एक्नॉलेज कर लिए जाते हो कि ये राइटर, ये नॉवलिस्ट है, ये कहानीकार है, ये पोइट है, ये लेखक है, दिस एंड दैट। लेकिन जो एक स्तरीय लेखन का एक आप कह सकते हो मानदंड है, या जो एक असली कंपटीशन है, एक मेन स्ट्रीम जो लेखन है, मतलब जो कि
जिसको हम असली लेखन मानते हैं, वहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को भी बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और इतना आसान नहीं है, ना तब था ना अब है, लेकिन कुछ आजकल फ़ायदे हैं। और वो फ़ायदे मैंने कहा कि तब बहुत ही मतलब हमें बांध देने वाली परिभाषाएं थी, और आज जो है एक खुलापन है। हर तरह का लेखन हम बहुत धड़ल्ले के साथ कर सकते हैं, उसको छपवा सकते हैं, और वो सबके बीच में जा सकता है, और लोग उसे स्वीकार भी करते हैं। और जो क्रिटिक सभी लोगों ने हर जगह ये जो लेखन है, हर तरह का लेखन जो है वो स्वीकार्य है, किसी के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते उतने कड़ेपन के साथ जैसा कि उस समय होता था। बाकी रही इस किताब की बात, सचमुच मैंने बहुत लंबा समय लिया, पर अब जब ये किताब आई है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है कि ये जैसे रेनेसां आया था किसी घटना से कहीं पर, तो हो सकता है कि एक पुनर्जन्म और पुनर्जीवन स्टार्ट हो, कहीं मेरे भीतर का लेखक फिर से जागे। ऐसा है कि मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं खुद से ये पूछती हूँ। पर आप लोग भी ये मानेंगे कि कई बार हम बहुत समय तक लिख नहीं पाते, अपना काम इस तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी रचनात्मकता के ऊपर और जो हमारी सृजन धर्मिता है उसके ऊपर बहुत बहुत दबाव होते हैं। समाज के दबाव होते हैं, परिवार के दबाव होते हैं, परिस्थितियों के दबाव होते हैं, और आपको कभी वो अनुकूल मनस्थिति, वो एकांत, वो सृजनशीलता के लिए जो प्रफुल्लता चाहिए, अंदर से खिला हुआ मन, वो नहीं होता है। कई तरह की बातें होती हैं। तो हो सकता है आप बड़े बड़े राइटर्स की तरह मेरे जीवन में भी ऐसी छोटी मोटी बातें थी जिनकी वजह से मैं ऐसे लगा मैं पोस्टपोन किए जा रही हूँ, और कभी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। ये कि जैसा आपने कहा कि पहली वाली जो किताब में कहानियाँ हैं उसमें वो लिरिकल है, उनमें ज़्यादा इंटेंसिटी है, मुझे भी महसूस होता था कि वो कहानियाँ अच्छी हैं, और इसलिए जब अगली कहानियाँ लिखना चाहती थी तो मैं चाहती थी कि वो कहानियाँ उनसे बेहतर हों। और मुझे जब तक ये नहीं लगा कि ये बेहतर हैं या मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन न हुई, तब तक मैंने लिखने की हिम्मत नहीं किया, छपवाने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ये भी कोई पिछले साल नहीं लिखी हुई है, 6 महीनों में कितने ही सालों की हैं, और अब तो मैंने ये सोचकर इनको इकट्ठा किया कि कहीं ये इधर उधर ऐसे वेस्ट हो जाएंगी, तो मैं इनको एक किताब की शक्ल दूँ। और जब आप मैंने आज इसको एक किताब के रूप में देखा तो मुझे सचमुच ऐसे लगा जैसे खोई हुई कोई चीज़ आपको किसी संदूक के कोने में मिल जाए, कोई बड़ी कीमती जिसको आप भूल चुके हैं, और जो खुशी आपको तब होती है उसको देखते हुए वही खुशी मुझे आज इन कहानियों को इस किताब की जिंद के बीच में कि इनको इनका ठिकाना मिल गया, इनको इनकी जगह मिल गई, ये देख करके मुझे बहुत संतोष है। और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। आप सब मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करते हो, अगर कि मैं अच्छा लिखूं और कुछ और लिखूं, तो शायद ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। और भविष्य में कम से कम इतना प्यार जो आपने मुझे आज दिखाया, मैं चाह रही थी ये कोई जैसे लोकार्पण तो एक इंसिडेंटल सी चीज़ है कि हाँ ये किताब है तो इससे अच्छा मौका मुझे और क्या मिल सकता था, लेकिन मैं आप सब लोगों को इकट्ठा करना चाहती थी, क्योंकि आजकल मैं यहाँ नहीं रहती, मंडी चली गई हूँ, तो मैं इस सर्कल को बहुत मिस करती हूँ और मैं आप सब लोगों को मिलना चाहती हूँ। पिछले दिन बहुत ही कुछ दुखद अनुभव भी हुए, जैसे हमारे बीच में से जिनको लगता था कि अगला कभी सम्मेलन होगा तो वो भी आएंगे, श्रीनिवास से कविता सुनेंगे, बद्री सिंह भाटिया को मिलेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, जिया सिद्दीकी भी कभी होंगे बीच में, उनकी कविता सुनेंगे, उनकी नज़म सुनेंगे, और अब तो अवतार एंगेल जिनके साथ हमारा रोज का वास्ता था, सब लोग वापस चले गए अपने अपने। और इसलिए हम जो बचे हैं, मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं बहुत एक जैसे सबको एक चारों तरफ से अपने आप को इस प्यार से और इस अनुराग से और इन शुभकामनाओं से, शुभाशीष से मैं अपने आप को पूरी तरह से ढक लूँ। तो मुझे आप लोगों के बीच ही आने का मन था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। और मेरे टेलीफोन कॉल पे एक बार बुलाने से अभी आशीष शर्मा जी कह रहे मैं 2 साल बाद घर से निकला हूँ और जिस स्थिति में यहाँ आए वो मेरे लिए
वाली बात थी। इसी तरह से सब लोग अपने स्वास्थ्य की कई चिंताएं चलते हुए, इवन मेरे जो पति हैं वो बीमार चल रहे हैं, पर आज पहली बार वो इतने मतलब चाव से मुझे, शायद उनको लगा है कि मेरी कितनी ये एक इच्छा थी, बलवती की इच्छा थी आप सब लोगों के बीच होने की, तो वो भी इसमें शामिल हुए हैं। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दुआएं मेरे लिए दवा का काम करेंगी जैसे कि कहते हैं, और मेरी ये जो सारी बीमारी है एक तरह से